नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 417 का पेपर 6 जो है उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। ठीक है, उसके बाद ये जो है पेपर 6 का ये खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 है वो, इफ़ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ ए सिटी ऑफ 50,000 पॉपुलेशन इज 20 mld। ठीक है, ठीक, अगर दिया हुआ है कि एवरेज डेली डिमांड ऑफ ए सिटी ऑफ 50,000 पॉपुलेशन इज 20 mld, देन द मैक्सिमम डेली डिमांड इज। ठीक है, पूछ रहा है मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम जो होता है डेली डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एवरेज डेली डिमांड हो जाता है। ठीक है, ये जो स्मॉल क्यू है ये हो जाता है एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है, 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड या 1.8 क्यू, या फिर इसे बोल सकते हैं 1.8 इंटू पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, और अगर मैक्सिमम आवर्ली डिमांड के बारे में बात करें, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका एवरेज डेली डिमांड दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम, ठीक है, मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.8 और इंटू ये हो जाएगा 20 mld। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 mld। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 36। इसके बाद आके देखते हैं, इसमें होता है मैक्सिमम आवर्ली डिमांड होता है, मैक्सिमम वीकली होता है, मैक्सिमम मंथली डिमांड होता है, फिर होता है कोइंसिडेंट डिमांड होता है, फिर टोटल डिमांड होता है। तो मैक्सिमम आवर्ली डिमांड में जब करेंगे तो ये क्या क्या हो जाता है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, ये हो गया आवर्ली में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 24 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, और मैक्स डेली डिमांड क्या होता है 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू होता है डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाता है 2.7 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 24 आ जाता है। मैक्सिमम वीकली डिमांड में करेंगे तो यह हो जाता है 1.48 टाइम्स ऑफ एवरेज वीकली डिमांड हो जाता है। मैक्सिमम मंथली डिमांड हो जाता है 1.28 इंटू एवरेज मंथली डिमांड। को इंसिडेंट डिमांड क्या होता है, फायर डिमांड प्लस का मैक्सिमम डेली डिमांड मीन्स की 1.8 क्यू और प्लस का फायर डिमांड जो रहेगा वो जो भी क्राइटेरिया कुचनिंग फार्मूला से या फ्री मैंस फार्मूला से उससे जो क्राइटेरिया लेंगे या नेशनल बोर्ड ऑफ जो फार्मूला है उससे वो ऐड करके जो होगा मैक्सिमम वो हम लोग कंसिडर करेंगे। टोटल डिमांड का हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, कोइंसिडेंट डिमांड जो आएगा और जो मैक्सिमम डेली डिमांड होगा उसमें से जो मैक्सिमम आएगा हम लोग वो टोटल डिमांड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, द मैक्सिमम परमिटेड लॉस ऑफ हेड इन ए रैपिड सैंड फिल्टर इज। ठीक है, मैक्सिमम परमिटेड लॉस ऑफ हेड पूछ रहा है रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम जो लॉस ऑफ हेड होता है टोटल, देखिए जो होता है फिल्टर, इसमें होता है जो टोटल थिकनेस होता है, एक होता है फिल्टर मीडिया थिकनेस होता है, उसके नीचे होता है बेस मटेरियल थिकनेस होता है। तो फिल्टर मीडिया थिकनेस जो होता है ऊपर का लेयर जो होता है वो होता है सरोसल फिल्टर में अगर देखें तो 90 से 110 सेंटीमीटर होता है। बेस मटेरियल थिकनेस इसमें होता है 30 से 75 सेंटीमीटर होता है। रैपिड सैंड में देखें तो 60 से 90 होता है, और फिर ये बीच में भी 60 से 90 होता है। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल इक्वल होता है। अगर इसमें देखें इसका जो लॉस ऑफ हेड होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.3 मीटर होता है और इनिशियल लॉसेस होता है। एंड फाइनल लिमिट जो इसका है रैपिड सैंड फिल्टर में 2.5 मीटर से 3.5 मीटर का होता है फाइनल लिमिट व्हेन क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सोल्यूशन फिल्टर में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 मीटर इनिशियल लॉसेस होता है एंड 0.8 मीटर से 1.2 मीटर जो होता है फाइनल लिमिट होता है व्हेन क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें हो जाता है 0.8 से लेकर के 1.2 मीटर हो गया, इसमें हो गया 2.5 से लेकर के 3.5 मीटर तक का ये हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोल्यूशन फिल्टर में जो होता है जो ये जो फोर सोल्यूशन फिल्टर जो डिफरेंस होता है वाटर लेवल ये तो हो गया आपका। ठीक है, कि जो फिल्टर हेड हो गया मीन्स कि जो लॉस ऑफ हेड हो गया वो हो जाता है लॉस ऑफ हेड डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द फिल्टर बेसिन एंड द आउटलेट चैम्बर इज द फिल्टर हेड। ठीक है, फिल्टर हेड या लॉस ऑफ हेड बोलते हैं उसे। फॉर ए सोल्यूशन फिल्टर इट वर्क मैक्सिमम अप टू 75 सेंटीमीटर तक ये वर्क करता है और रफली 65% से 85% तक ये होता है ऑफ द थिकनेस ऑफ फिल्टर मीडिया। ठीक है, पूछा था फिल्टर मीडिया के रिस्पेक्ट में पूछा था कि कितना होता है सोल्यूशन फिल्टर में, तो ये होता है 65% से 80% इसका लॉस ऑफ हेड होता है सोल्यूशन फिल्टर में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2.5 से 3.5 मीटर के बीच में ये आ जाता है 3 मीटर जो इसका है अप्रोक्सीमेट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई इज एज्यूम्ड एज। ठीक है, तो वाटर लॉसेस जो होता है इन वाटर सप्लाई में वो होता है 15% होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ठीक है। डिमांड ऑफ फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट के लिए क्या होता है, दिस इंक्लूड्स द वाटर लॉस्ट इन लीकेज, बैड प्लम्बिंग, स्टोलन वाटर ड्यू टू अनऑथराइज्ड कनेक्शन। दिस इज टेकन एज 15% ऑफ द टोटल कंजप्शन ऑफ द सिटी। ठीक है, 15% टोटल लेते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इन सेप्टिक टैंक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक बैक्टीरिया इज डन बाय। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो होता है इसमें डिकम्पोज जो होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली होना चाहिए था, सही वर्ड, लेकिन क्वेश्चन में ही था ऑर्गेनिक बैक्टीरिया। तो ये हो जाएगा सेप्टिक टैंक में, ये हो जाएगा आपका एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया। सेप्टिक टैंक या इमोफ टैंक हो गया, दोनों में एनारोबिक डिकम्पोजिशन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो इन ए बीओडी टेस्ट 5 ml ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, इज एडेड टू 295 ml ऑफ एरेटेड प्योर वाटर। इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल इज 7.8 milligram per liter. After 5 days of incubation at 20 degree centigrade, the dissolved oxygen content of the sample is reduced to 4.4 milligram per liter. The BOD of the wastewater is, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है आपका क्या हो जाता है, BOD एट टी टाइम पे जो हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे जो हो जाएगा 5 डे पे, 5 डे का जो BOD हो जाएगा वो हो जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल और माइनस का डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल डाइल्यूटेड सैंपल हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये वेस्ट वाटर का जो सैंपल है वो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो डाइल्यूटेड सैंपल वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 295, ये मतलब मीन्स कि एरेटेड और प्लस का ये जो वेस्ट वाटर का जो है टोटल ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा वेस्ट वाटर का जो 5 ml वो हो जाएगा। तो इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है इसमें, डाइल्यूटेड सैंपल का इनिशियल जो है स्टार्टिंग में जो है वो है 7.8 है, इतना मिलीग्राम पर लीटर है, माइनस जो 5 डेज के बाद अगर देख रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो वो कितना हो जा रहा है 4.4 हो जा रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन 5, और हमें ये जो सैंपल था कितना था 60 नहीं सॉरी 300 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कट के हो जाएगा 60, और जब इसे माइनस डिवाइड करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 204 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, इसका आंसर सी। ठीक है, BOD जो हो जाएगा आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस का ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर हो जाएगा। BOD एट द रेट टी टाइम पे अगर देखें हम, अगर एट टी टाइम पे तो BOD अल्टीमेट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT होता है, और K का जो वैल्यू होता है T डिग्री टेम्परेचर पर अगर देखें तो K 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो अगर किसी इससे ज़्यादा वैल्यू पे निकालना है या कम वैल्यू पे निकालना है, किसी टेम्परेचर पे अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे निकालना है तो ये जगह आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हो जाएगा थीटा, जो वेरी करेगा आपका KD, डी ऑक्सीजनेशन अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए 1.047, अगर री ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट है तो उसके लिए 1.016, और यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अल्टीमेट BOD रिमेंस सेम होता है एट ऑल टेम्परेचर पे, ठीक है, नोट पॉइंट करके ये है अल्टीमेट BOD रिमेंस सेम होता है एट ऑल टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट क्या है 5 डे BOD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, वो होता है 68% ऑफ टोटल डिमांड। ठीक है, 5 डे BOD जो होगा वो एट द रेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 68% ऑफ टोटल डिमांड। 10 डे BOD जो हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 90% ऑफ टोटल डिमांड। ठीक है, ये हो गया आपका 10 डे BOD, इसका आंसर हो गया आपका सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में मैच करवाना है, ग्रिड चैम्बर है, ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ट्रिकलिंग फिल्टर है, जोन सेटलिंग है, स्टोक्स लॉ है, एरोबिक है, और कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ मैच करवाना है, ग्रिड चैम्बर में क्या कौन सा वैलिड होगा, ये होगा स्टोक्स लॉ से होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जोन सेटलिंग होता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होता है इसमें कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन होता है का एक, इसमें है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एक ये है कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन से भी करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, तो इसमें जो भी आंसर आ रहा है उसको मैच कर लीजिए। ग्रिड चैम्बर हो गया आपका स्टोक्स लॉ, मतलब ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड किस में है, बी और सी में है। फिर आपका है सेकेंडरी सेटलिंग में बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला दोनों में है। सी का देखते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन, सी का चौथा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, सी का 4 एंड डी का 3 टिकलिंग फिल्टर का एरोबिक, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या फिर मैचिंग करवाने का है, तो एल्कलिनिटी है, हार्डनेस है, क्लोराइड है, और डीजल ऑक्सीजन है, और इधर इसका टाइट्रेशन का टाइटेंट दिया हुआ है। ठीक है, टाइट्रेशन के लिए तो इसका हो जाएगा देखिए वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। ठीक है, और इधर आपका दिया हुआ मेथड दिया हुआ है, टाइट्रेंट है, और इसको इंडिकेटर यूज, तो एल्कलिनिटी में क्या होता है N/50 H2SO4 होता है,
स्टैंडर्ड एसिड बेस रिएक्शन होता है इसमें। इसका जो इंडिकेटर होता है फिनोल्फथलीन होता है एंड मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, ठीक है। हार्डनेस जो होता है एडीटीए मेथड से करते हैं हार्डनेस। इसमें जो टाइटेंट होता है N/50 एडीटीए होता है। इसका जो इंडिकेटर होता है इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। क्लोराइड क्या हो गया आपका, अर्जेंटोमेट्रिक मेथड से होता है। इसमें हो जाता है N/35.5 AgNO3 होता है। इसमें पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर होता है। डिजोल ऑक्सीजन हो गया, विंकलर मेथड से निकालते हैं। इसमें जो होता है टाइट्रेंट N/40 Na2H2O3 और इसका जो इंडिकेटर होता है स्टार्च इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो देख लें अल्कलिनिटी है आपका, अल्कलिनिटी हो गया आपका कितना N/50 H2SO4। तो अल्कलिनिटी का हो जाएगा N/50 H2SO4। तो ए का तीसरा आपका एक ही में है। बी का हार्डनेस हो गया, ठीक है, बी का हार्डनेस हो गया आपका। तो हार्डनेस में का N/50 एडीटी है, तो बी का चौथा। तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। सी का फिर हो जाएगा पहला क्लोराइड N35.5 AgNO3, ठीक है। तो इसका जो आंसर बी हो जाएगा। 33 नंबर है, द रॉ वाटर ऑफ ए टाउन फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 3.6 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। 3.6 मीटर क्यूब पर मिनट। फ्लोकुलेटिंग पार्टिकल आर टू बी formed by chemical coagulation, ठीक है। A column analysis indicated that an overflow rate of 0.3 mm per second will produce satisfactory particle removal in settling basin at a depth of 3 मीटर। द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया पूछ रहा, ठीक है। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या जाए, पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ गिवन है। की इक्वल टू दिया हुआ 3.6, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट। इक्वल्स टू से क्या लिख सकते हैं 3.6 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपका ये जो दिया हुआ ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, ठीक है, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ ओ एफ आर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा इसका 0 पॉइंट मीन्स की वेलोसिटी इसका दिया हुआ है ओवरफ्लो रेट का 0.3 mm पर सेकेंड। इसे एक में ले आते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पूछ रहा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ओवरफ्लो रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 60 और इंटू हो जाएगा 0.3। और यहाँ पे होता है 10⁻³ तो यहाँ पे ऊपर से भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसल, 6 जा 36 और ये बच गया आपका कितना 3 जा 6 मतलब 200। तो आपको जो सरफेस एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर में 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन किस किस से मेनली होता है, मेनली होता है आपका, ठीक है, जो NO3 वाला पार्ट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट वाला पार्ट हो गया, और ये आपका जो और उसके बाद हो गया, ठीक है, SO4 हो गया, और कार्बन से हो जाएगा आपका, ठीक है, CO2 से हो जाएगा आपका। इससे नहीं होगा आपका, डी से नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट इससे, क्योंकि इससे जो होता है CO2 से, ये हो गया कार्बोनिक एसिड, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। 3 से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें जो होगा एसिडेंट इसके ड्यू टू नहीं होता। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 2/3 ऑफ द एसिड रेन इज SO2, ठीक है। जो 2/3 जो होता है एसिडेंट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है SO2 से होता है। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा, ठीक है। और विच इज चिपली प्रोड्यूस बाई बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल पेट्रोल एंड डीजल फाइनली लीड्स टू H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद NOx रिस्पॉन्सिबल जो होता है नाइट्रोजन वाला जो पार्ट हो गया आपका, वो हो गया 1/3 रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑफ एसिडेंट का। इज चिपली प्रोड्यूस्ड बाई ऑटो इमिशन नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर फायर्ड फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फाइनली लीड्स टू HNO3, ठीक है। उसके बाद CO2 के कारण जो होता है लीड्स टू कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर फॉल्स टू 5.6 और बिलो द रेन इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज एसिडिक, ठीक है। जब आपका pH वैल्यू जो होगा वाटर का जब 5.6 या उससे बिलो होगा तब आप रेन को जो होगा एसिडिक रेन होगा, तब जो रेन होगा वो उसको टर्म दिया जाएगा एसिडिक रेन दिया जाएगा टर्म, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
35 में है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, किस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पूछ रहा है इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, तो जो ऑटोट्रोफिज्म एंड हेटरोट्रोफिज्म क्या होता है, इनफैक्ट इन रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन जो कि होता है एरोबिक होता है, और डिग्रेडेशन एनारोबिक ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली। सिंस द बैक्टीरिया दैट ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मैटर आर टर्म्ड एज ऑटोट्रोफिक एंड दोज दैट ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर को जो ऑक्सीडाइज करेगा वो हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक, और जो इनऑर्गेनिक को करता है ऑक्सीडाइज वो हो जाता है आपका ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, फिर यहाँ है हेट्रोट्रॉप्स जो है इनएक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ फूड मास एंड ऑक्सीजन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कन्वर्ट्स फूड मास इनटू बायोमास। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, कन्वर्ट करता है फूड मास इनटू बायोमास। हिंस द डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस रिएक्टर आर एरोबिक हेट्रोट्रॉप्स होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ऑटोट्रॉप्स हो ही गया है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स जो जो अपना जो फूड होगा वो खुद से प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग लाइट वाटर जो भी है, और ये डी ऑक्सीडाइज करता और इनऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है द फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, फ्लो मास कर्व के बारे में पूछ रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। तो फ्लो मास कर्व जो होता है ये हो जाता है आपका क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए फ्लो मास कर्व क्या होता है, इज ए प्लॉट ऑफ द क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम प्लॉटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्लो मास क्या होता है, एक ये इंटीग्रल कर्व या समेशन कर्व बोल सकते हैं हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, हाइड्रोग्राफ का एक इंटीग्रल कर्व है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ बोला जाता है, इसे रिपल्स मास कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ मास कर्व एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट डी बाई डी टी इक्वल्स टू क्यू, जो कि होता है रेट ऑफ फ्लो एट दैट इंस्टेंट पे। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो जाता है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है, जिससे इसमें ऑप्शन दिया और भी ऑप्शन दिया हो तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व हो गया प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट परसेंट ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड, ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व भी इसे बोला जाता है, एंड इट्स ए मेथड ऑफ स्टडिंग द स्ट्रीम फ्लो वेरिएबिलिटी। ठीक है, स्ट्रीम फ्लो वेरिएबिलिटी जो हम लोग निकालने के लिए इस ड्यूरेशन कर्व का हम लोग यूज करते हैं, इसे डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोला जाता है। और ये प्लॉट होता है किसका, डिस्चार्ज वर्सेस परसेंट ऑफ टाइम द फ्लो बाज इक्वल्ड और एक्सीडेड। और इसका जो हम लोग करते हैं डिमांड एंड स्टोरेज के लिए निकालने के लिए हम लोग फ्लो मास का कर्व करते हैं। जैसे सपोज कि वाटर टैंक का हमको स्टोरेज रिजर्वायर स्टोरेज बनवाना हो, वाटर टैंक सप्लाई देना हो, तो इसके केस में हाइड्रोग्राफ क्या हो गया, प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन स्ट्रीम प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम क्रोनोलॉजिकली, या फिर डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। आप डायरेक्टली कई कई ऑप्शन में दिया रहता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम या फिर डिस्चार्ज। ठीक है, वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजी, टाइम जो होगा क्रोनोलॉजिकली, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। द डायमेंशन ऑफ इंट्रेंसिक परमेबिलिटी। ठीक है, इंट्रेंसिक परमेबिलिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि जो इंट्रेंसिक परमेबिलिटी होता है वो होता है केनोड इक्वल्स टू सी इंटू डी मीन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फंक्शन किसका होता है, सीधे जो पार्टिकल साइज होता है उसका फंक्शन होता है। इट मीन्स कि जो इसे कह सकते हैं कि जो इंट्रेंसिक परमेबिलिटी होगा वो डायरेक्टली फंक्शन किसका होता है, मीडियम का डायरेक्टली फंक्शन होता है। ठीक है, मीडियम का फंक्शन होता है। और इसका यूनिट जो होता है, अगर डी स्क्वायर यहाँ पे है तो ओबियसली स्क्वायर होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी रहेगा उसमें होगा। और इसका जो का क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है, के नोट इक्वल्स टू जो परमिलिटी जो होता है फंक्शन होता है, परमिलिटी क्या होता है, ठीक है, सी डी जो डी मीन का स्क्वायर होता है इंटू का यूनिट वेट होता है डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी होता है, डायनामिक विस्कोसिटी होता है। तो ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे सी डी टेन स्क्वायर, यही होता है इंट्रांसिक परमिलिटी होता है यहाँ पे। ठीक है, सी इंटू डी मीन का स्क्वायर। तो पैरामीटर के नोट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक और इंट्रांसिक परमिलिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ द मीडियम ओनली। नोट दैट के नोट हैज डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है, के नोट क्या होगा, डायमेंशन एल स्क्वायर, इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये सब है, बाकी आप देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ सब। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्ले का परमिलिटी पूछ देता है, या इंट्रांसिक परमिलिटी से पूछ देता है कभी कभी। तो क्ले का जो परमिलिटी होता है 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर
पर सेकेंड से लेस देन होना चाहिए, इससे कम होता है, ठीक है। और अगर डार्सी के टर्म में देखें, केनोट का जो इंट्रिंसिक मोबिलिटी होता है वो 10⁻³ होता है, उससे लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे केनोट डार्सी के टर्म में जो होता है 10⁻³ के, ये इसका ठीक है रिलेशन है क्या है, तो ये आपको याद रखना है के का। 38 नंबर, द मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू द वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग इवेपोरेशन इज, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल जो केमिकल होता है वो होता है सिटाइल अल्कोहल होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। केमिकल सिटाइल अल्कोहल या उससे बोले जाते हैं हेक्साडेकेनॉल बोलते हैं, एंड अस्टिटाइल अल्कोहल ऑक्टाडेकेनॉल, मोस्ट सुटेबल इज सिटाइल अल्कोहल, ठीक है। ये दो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, अस्टिटाइल अल्कोहल और सिटाइल अल्कोहल, जिसमें मोस्ट सुटेबल होता है वो होता है सिटाइल अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 39 है, द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, शेप पूछ रहा है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ का जो शेप होता है, ठीक है, इस टाइप का, ये हो गया आपका एक्सेशन लिम्ब, आगे हो गया रिसेशन लिम्ब, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो कर्व बनता है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये फिर जो फिनोमेना कर्व बनता है ये किस किस बेसिस पे बनता है, ठीक है, और ये किसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये हो गया, इसे राइजिंग लिम्ब भी बोलते हैं या एसेशन लिम्ब भी बोलते हैं, या फिर इसे रिसेशन लिम्ब या फॉलिंग लिम्ब भी बोलते हैं। तो राइजिंग लिम्ब क्या हो जाएगा, बेसिन एंड स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल द शेप ऑफ द राइजिंग लिम्ब ऑफ ए हाइड्रोग्राफ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेशन कर्व, ठीक है। ये बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा और स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा दोनों कंट्रोल करेगा इस शेप को, ठीक है। जो पहला पार्ट इसका है राइजिंग का, उसको दोनों कंट्रोल करेगा। फिर आ जाते हैं रिसेशन लिम्ब जो है, शेप ऑफ दिस पार्ट ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिपेंड्स इंटायरली ऑन द बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर वो जो भी स्टॉर्म होगा उसके बाद एक पीक के पहुंचने के बाद वो उस पर फिर डिपेंड नहीं करेगा कि स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्या इंटेंसिटी क्या मैग्नीट्यूड उस स्टॉर्म का, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डायरेक्टली सिर्फ है सिर्फ वो बेसिन का कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है, शेप आ जाता है, साइज आ जाता है बेसिन का, स्लोप मीन्स कि उस जगह पे टोटल जो एरिया है बेसिन कैरेक्टरिस्टिक की, एरिया कैसा है उसका, एरिया का शेप कैसा, साइज कैसा, स्लोप कैसा, उस एरिया का नेचर ऑफ वैली कैसा, एलिवेशन कैसा है, ड्रेनेज डेंसिटी कैसा है उसका। फिर है सम स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिसिपिटेशन क्या है उसका, इंटेंसिटी क्या है प्रिसिपिटेशन का, ड्यूरेशन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये इसका, तो ये जो होगा आपका राइजिंग लिम्ब जो होगा, ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। और जो फॉलिंग लिम्ब होगा या रिसेशन लिम्ब होगा वो सिर्फ बेसिन का जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड जो होगा शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब तो हो जाएगा बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, द इंटेंसिव इरीगेशन शुड बी अवॉइडेड इन एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, एक्सटेंसिव इरीगेशन शुड बी adopted in areas susceptible to water logging, लिफ्ट इरीगेशन इंक्रीजेज वाटर लॉगिंग, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए इंटेंसिव इरीगेशन क्या होता है, ये इरीगेशन तब होता है जब आपका केनाल इरीगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड एरिया, ठीक है। आपका जो केनाल का इरीगेशन है जिस यहाँ से आपको फ्लो करवाना है जिस एरिया में, वो आपका एरिया लिमिटेड हो, ठीक है, विच लीड्स टू वाटर लॉगिंग। इसमें किसी वाटर लॉगिंग कैसे होगा कि आपका एरिया लिमिटेड हो, अब पानी का सप्लाई आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी में उतना फिक्स है कि आपको इतना ही पुल करना, अब लिमिटेड एरिया आपके पास है, तो आप पानी तो देते जा रहे हैं, फिर क्या होगा वो परकोलोकेट हो जाएगा ग्राउंड में। ग्राउंड में परलोकेट होने के बाद क्या होगा, एक लिमिट ऐसा होगा ये पूरा फिल्डअप होने के बाद फिर वो राइज अप करने लगेगा, राइज अप करने लगने के बाद क्या होगा, वो प्लांट को पूरा वो डैमेज कर देगा, ठीक है। डैमेज करने के बाद फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ऊपर पानी आ जाएगा, तो वो वाटर लॉगिंग का फेनोमेना वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। सॉरी एक्सटेंसिव इरीगेशन में क्या हो जाएगा, इरीगेशन इज एक्सटेंडेड टू मच लार्जर एरिया, ठीक है, चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग रिड्यूसेस। अब आप समझिएगा कि अगर एरिया को लार्ज कर देंगे तो जो वाटर का जो फ्लो होगा वो काफ़ी दूर तक वो चला जाएगा, तो परलोकेशन का जो है जो परकुलेशन का जो होगा चांसेस वो थोड़ा वाटर लॉगिंग का इशू कम हो जाएगा, जो इसका जो चांस रिड्यूस हो जाएगा और परकुलेशन जो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएगा। लिफ्ट इरीगेशन में क्या, वाटर इज लिफ्टेड अप बाय सम मैकेनिकल और मैनुअल मीन्स सच एज पंप्स, ठीक है। इसमें जो हम लोग नेचुरल फ्लो के थ्रू नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसमें मैकेनिकल पंप के थ्रू या किसी बाई पाइप के थ्रू हम लोग सेट करके लिफ्ट इरीगेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें वाटर लॉगिंग का चांसेस डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है डिक्रीज होता है, ये आपका जो होगा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, एज पर लेसिस थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज, ठीक है, सिल्ट फैक्टर इज पूछ रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट। तो ये जो हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो सिल्ट फैक्टर होता है एफ, ठीक है, ये होता है 1.76 अंडर रूट डी होता है, जो कि होता है में, ठीक है। तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज, ठीक है, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। लेसिस थ्योरी का जो किनाल डिजाइन का जो सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ सारा, आप एक बार इसे देख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। पेरीमीटर का सिल्ट फैक्टर, वेलोसिटी, हाइड्रोलिक रेडियस, चैनल बेड स्लोप, लेसिव स्कवर डेप्थ, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट है, द rates of rainfall in successive 10 minutes interval of a 60-minute duration storm of 3, 5, 7, 14, 7 and 2 mm per hour. If the value of phi index is 3 mm per hour, then the runoff will be, ठीक है, ठीक है। सपोज कि 3 का है, फिर ये 5 का है, फिर ये 7 का है, फिर ये 14 का है, ठीक है, और ये फिर ये 7 का है, फिर ये 2 का है, ठीक है। और ये है, इसमें फाइव इंडेक्स जो आपका कितना दिया है 3 mm पर आवर, ठीक है, 3 यहाँ था, तो 3 mm पर आवर जो इसका हो जाएगा फाइव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा फाइव इंडेक्स, ये आपका हो जाएगा 3, 2, 5, 7, 14, 7, ठीक है। फाइव इंडेक्स मीन्स कि रनअप पूछ रहा है, तो फाइव इंडेक्स का नीचे नीचे जितना भी पार्ट होगा ये तो सारा का सारा इन्फिल्ट्रेट हो गया, जो ऊपर का पार्ट बचा ये सारा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये हो जाएगा आपका रन ऑफ में काउंट हो जाएगा, ठीक है, रन ऑफ में काउंट हो जाएगा। तो सारे में से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे सीधा, तो 3 से अगर सब में से माइनस करें 3 माइनस 3 0, 2 अगर ये माइनस मारे तो ये पूरा का पूरा इनफिल्टर हो जाएगा, बचा इतना, इतना में सबको माइनस से 3 माइनस कर तो बचा कितना 2 प्लस का 4, 11 प्लस का 4 बचेगा इतना, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 प्लस का 4 8 प्लस का 2 10 10 21 mm, ये हो जाएगा पर आवर, ठीक है। अगर इस तरह से आंसर देखें इसका तो डी आएगा 21 mm पर आवर आना चाहिए इसका आंसर, जो है इसका आंसर जो है गलत दिया, या फिर क्वेश्चन में कुछ गलत है क्योंकि सब mm में है, तो इसका जो आंसर आएगा 21 mm पर आवर आएगा। और अगर इसे हम देखें कि कितना रनअप हो रहा है, कितना mm में हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू का, अगर सब में से हम 10/60 अगर 10 मिनट इंटरवल का है, ठीक है, तो यहाँ से 10/60 10/60 10/60 10/60 अगर करेंगे तो सब में से कॉमन लेकर हम 10/60 का अगर ये करते हैं, तो यहाँ जो कट के मेरा आ रहा है ये 3.5 mm आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं आ रहा है ये। तो यहाँ पे जो या तो क्वेश्चन में कुछ गलत है या ऑप्शन गलत है, तो ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर द पास, ठीक है, किस मेथड से हम लोग पता करेंगे कि जो लास्ट ईयर का जो फ्लड था या एस्टिमेटेड फ्लड डिस्चार्ज इसकी कितना था, या किसी एरिया अननोन जगह पर हम जाकर कैसे पता करेंगे कि फ्लड हमको बेस्ड ऑन द हाई वाटर मार्क्स, ठीक है, किस मेथड से हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर इन द पास्ट, ठीक है। देखिए, जो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट इज डन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड से करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में होता है एरिया वेलोसिटी मेथड होता है, डाइल्यूशन टेक्निक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है और अल्ट्रासोनिक मेथड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में करेंगे तो फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बियर बेरा जैसा बना करके होता है। दूसरा हो गया आपका स्लोप एरिया मेथड हो गया, ठीक है, फ्लड्स लिव्स ट्रेस ऑफ पीक एलिवेशन कॉल्ड हाई वाटर मार्क्स इन देयर बेक, ठीक है, तो ये होता है स्लोप एरिया मेथड होता है, तो जिसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा स्लोप एरिया मेथड, ठीक है, जिसमें ये जो हाई वाटर मार्क्स को हम लोग देख के लाइक जैसे कुछ दाग हो जाता है दीवार पे, या फिर जो ब्रिज होता है पायर होता है, अगर नदी रिवर है तो लास्ट पॉइंट छोड़ के जाता है, या कोई हम लोग ऐसा सिंबल को वहाँ पे डिग करके हम लोग वहाँ पे सेटअप कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हाई वाटर मार्क होता है बन के आ जाता है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं स्लोप एरिया मेथड बोलते हैं, ठीक है। एरिया वेलोसिटी मेथड है, फिर डाइल्यूशन टेक्निक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है, अल्ट्रासोनिक मेथड है, यहाँ पे सब लिखा आप देख सकते हैं इसे वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो ये चार उसका हो गया, ये इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है,
किसी पेपर में एक होगा डिस्कस किया, आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 1/19 या 3/19 का जो बीपीएससी पेपर है उसमें शायद होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, फॉर ए कैचमेंट एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एन एस कर्व ऑब्टेन्ड बाय द समेशन ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफीज। ठीक है, कैचमेंट एरिया दे दिया है 100 किलोमीटर पर स्क्वायर, द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एन एस कर्व ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफीज। ठीक है, देखिए एस कर्व क्या है, ऑल्सो नोन एज एस हाइड्रोग्राफ बोला जाता है, इज ए हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल एट ए कांस्टेंट रेट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोग्राफ, वो हाइड्रोग्राफ जो प्रोड्यूस होता है बाय ए कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल एट ए कांस्टेंट रेट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड के लिए। तो उस वो जो हाइड्रोग्राफ होगा वो बनेगा एस हाइड्रोग्राफ, या उसे एस कर्व भी बोलते हैं। इट इज ए कर्व ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ स्पेस डी आवर अपार्ट पे। ठीक है, बिल्कुल इक्वल टाइम पे जो बनेगा, ठीक है, इन्फाइनाइट सीरीज जो बनेगा डी आवर का, वो हो जाएगा। इसमें जो इस कर्व का जो हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकालते हैं, वो ये फॉर्मूला से निकालते हैं, क्यू एस इक्वल टू का 2.778 ए डिवाइडेड बाई डी, जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ से मीटर क्यूब पर सेकंड में, एरिया होगा यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में, डी यहाँ पे होगा आवर में। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ था, क्यू एस इक्वल टू जो हमें निकालना है डिस्चार्ज, ठीक है, 2.778 इंटू 100 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ था एरिया। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, अब 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए यहाँ से डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, और अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, 25 इंटू 2.778। ठीक है, ओ किलोमीटर स्क्वायर यहाँ क्या दिया हुआ है, 100 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अच्छा, मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ ये दिया हुआ मीटर क्यूब पर मिनट में, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से क्यू एस इक्वल्स टू का, ठीक है, ये जो 100 दिया हुआ था, ये जो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज पूछ रहा है ना, इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर मिनट में पूछ रहा है। ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट में, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आता है मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है, तो मल्टीप्लाई सीधे इसी में कर दिए हैं मिनट के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 4167, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्दन डैम्स एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम। ठीक है, अर्दन डैम पूछ रहा है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम आर कॉस्टलियर, नो कॉस्टलियर नहीं होता। आर लेस ससेप्टेबल टू फेल्योर, नो, अगर फेल होगा तो हम इसे क्यों बनाएंगे। रिक्वायर्ड साउंड रॉक फाउंडेशन, ठीक है, इसका कोई साउंड रॉक फाउंडेशन में ज़्यादा जरूरत नहीं होता। रिक्वायर्ड लेस स्किल लेबर, ये जरूर होता है इसमें कि इसमें रिक्वायर्ड लेस स्किल लेबर से, क्योंकि उसमें कंक्रीटिंग वगैरह होता है, अगर ग्रेविटी डैम में तो उसमें ज़्यादा स्किल लेबर चाहिए होता है। अर्दन डैम में उतना स्किल लेबर का ज़रूरत नहीं होता, थोड़ा कम होता है उससे, पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 46 नंबर, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया इज 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 80 mm. Depth area duration curve indicates the same area of 100 kilometer square. The maximum average depth for a 3-hour storm will be। ठीक है, क्या दिया हुआ, मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू एन वन डे स्टॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, 24 आवर मीन्स की वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा 80 mm। ठीक है, एक दिन का जो स्टॉर्म हुआ है 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 80 mm। ठीक है, तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट द सेम एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ फॉर ए 3-hour स्टॉर्म विल बी। ठीक है, 3 आवर स्टॉर्म की क्या हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व ये होता है। ठीक है, ये होता है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व है। ठीक है, कह रहा है अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखें, एरिया मीन्स कि हम 100 किलोमीटर स्क्वायर कहीं पे होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर, हाँ 100 किलोमीटर स्क्वायर ये कहीं आपका है। ठीक है, ये अगर 24 आवर पे देखें तो इसका जो डेप्थ है मान लीजिए कहीं 80 mm का है, जो सेंटीमीटर में है, ये मीन्स कि कहीं पे ये होगा वैल्यू, यहाँ कहीं 80 mm होगा मान लेते हैं। तो ये क्या है इसमें वैल्यू में कि अगर एक फिक्स पॉइंट पर अगर हम देखें फिक्स टाइम पे, तो वैल्यू जिसका है डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर इधर से देखें तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और अगर इधर से देखें तो वैल्यू तो ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हमारा जो एवरेज डेप्थ है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। देखिए स्टार्टिंग में कुछ था, एरिया जैसे बढ़ाते जा रहे हैं ये। ठीक है, ये फिक्स टाइम इंटरवल पे ये
फिक्स, अगर टाइम को फिक्स कर दें तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करते जा रहा है। लेकिन वहाँ क्या बोला है कि एरिया आपका सेम है, ठीक है, मैक्सिमम आपका टाइम भी कम हो रहा है, तो कम टाइम पे आपका, जैसे पहले था 24 आवर का, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ 24 आवर 1 डे स्टॉर्म था, 80 mm था, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पूछ रहा है कि 3 आवर का, ठीक है, 3 आवर का यहाँ कहीं होगा, उसका बीच में कहीं होगा यहाँ पे 3 आवर का, तो वो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा उसका जो डेप्थ होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू 80 mm से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेस देन 80 mm, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लेस देन 80 mm। आंसर जो दिया है मोर देन 80 mm, जो कि गलत है, ये हो जाएगा लेस देन 80 mm, क्योंकि आप ग्राफ से देख सकते हैं, बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट द टॉप ऑफ ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो टॉप ऑफ जो ग्राउंड होता है उसे बेस बोला जाता है, ठीक है, सोलिंग नहीं, सोलिंग तो एक प्रोसेस है, ये बोला जाता है बेस। 48 नंबर है, अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन एब्सोल्यूट, ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर शिप ऑपरेशन ऑफ डिजाइन ऑफ 100 km/h, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ई प्लस का एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर, ठीक है। यहाँ से जो मिनिमम रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, आर मिनिमम रूलिंग या मिनिमम, ठीक है, आर मिनिमम क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस एफ का जो वैल्यू हो जाएगा 0.15 प्लस का 0.07, ठीक है, और इंटू यहाँ से हो जाएगा 127, ठीक है। यहाँ स्पीड दिया हुआ है, वी का वैल्यू दे दिया हुआ 100 km/h का स्क्वायर दे दिया हो जाएगा। यहाँ से जो आर का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.22 इंटू 127, ठीक है, ये आ जाएगा 357.9 मीन्स की 3 जो है 58, ठीक है, इतना मीटर ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा नियरेस्ट आंसर में हो जाएगा, हम ज़्यादा करके अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा नियरेस्ट में, ठीक है। ऑप्शन जो शायद दिया है ए दिया है, जो कि गलत है, ये हो जाएगा डी, 400 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हो क्या है, क्रिटिकल लोड पोजीशन इन रिजिड पेमेंट डिजाइन इज टेकन एज, ठीक है। क्रिटिकल पोजीशन जो होता है इंटीरियर लोडिंग, इड्ज लोडिंग, कॉर्नर लोडिंग, तो इसमें क्रिटिकल लोड पोजीशन होता है इंटीरियर, इड्ज एंड कॉर्नर लोडिंग, तीनों होता है मिक्स, तीनों को हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, क्रिटिकल लोड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट, ठीक है। हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए जो मोस्ट सुटेबल मटेरियल होता है वो होता है ग्रेनुलर सॉइल होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जो आंसर थे यूपीएससी को उसमें सिल्ट दिया जो कि गलत है, ठीक है, ये जो आंसर हो जाएगा इसका ग्रेनुलर सॉइल देते हैं, मोस्ट सुटेबल मटेरियल यही होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।